नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। कल का जो लेक्चर था उसमें हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था, प्रतिकृतिकरण जिसको कहते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन हमने समझा था कि रेप्लिकेशन को करने के लिए कौन कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं और कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ORI क्या होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ इनिशिएशन क्या होता है आपका रेप्लिकेशन का। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे, उसी को हम वापस से एक बार रिवाइज करेंगे और फिर अगले टॉपिक पर मूव करेंगे जो कि RNA है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने कल का वीडियो जो है वो देख लिया होगा और आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा आप सभी का, अच्छे से पढ़ाई भी हो रही होगी बच्चों। आज मैंने एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है, चैप्टर 4 जो हमारा ये जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें हमने क्या लिया है, एक क्वेश्चन लिया हुआ है आपके लिए, लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन है। आप उसको आंसर करने की भी कोशिश करिएगा, अपने नोट्स में उसका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बस कुछ ही महीनों दूर है, तो तैयारी एकदम बढ़िया से करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि और मुझे एक फीडबैक के तौर पर आप कमेंट में लिख दिया करिए कि चीज़ें ठीक चल रही हैं या मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर आपको कहीं डाउट भी हो रहा है तो आप वो भी सवाल क्या कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। तो मैं उसका आंसर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने वाली रहूँगी तो उन क्वेश्चंस का आंसर मैं ले लिया करूँगी वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों कल जो हमारा रेप्लिकेशन का टॉपिक था हमने डिस्कस किया था। मैं अब एक बार इसको वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार है, ये है हमारा चैप्टर। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था बच्चों कि हमारा जो DNA होता है, अब मैं जो DNA के दोनों ही स्ट्रैंड्स होते हैं उनको मैं बिल्कुल सीधी लाइन से दिखाऊंगी। ठीक है, इस तरह से मैं दिखाऊंगी, कॉइल्ड स्ट्रक्चर वाला मैं नहीं दिखाऊंगी, डायग्राम में हम अभी उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड 3' और 5' वाला स्ट्रैंड, और ये है हमारा 5' और इधर पे क्या है आपका 3' वाला स्ट्रैंड है। ये क्या है आपका बच्चों, ये है आपका DNA। ये क्या है, DNA है, DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, बाकी सारा डिटेल्स वीडियो सीरियल वाइज देखते चले आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ आता रहेगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, सो DNA का हमारा 3' to 5' पहला एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड क्या है 5' to 3' है, एक दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, अच्छा DNA की क्वालिटी क्या है बच्चों कि DNA क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। किसने प्रूव किया था कि कौन से तरीके से, यानी किस पैटर्न, किस मेथड से रेप्लिकेशन करता है? तो आपके कौन थे, मिशेल्सन और कौन थे, स्टाहल। मिशेल्सन और कौन, स्टाहल थे, जिन्होंने क्या बताया बच्चों, इन्होंने कहा कि जो DNA में रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, डुप्लीकेशन होता है, अपने जैसा DNA ही बनता है, मतलब DNA के जैसा ही नया DNA बनता है। इसी मेथड को क्या कहा जाता है बच्चों, रेप्लिकेशन कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, प्रतिकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करते हुए होता है। कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड इसको बोलते हैं बच्चों, अर्ध संरक्षी बोलते हैं, अर्ध संरक्षी मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, अर्ध संरक्षी में क्या देखा था उन्होंने, मैं बस ओरली बोल रही हूँ। ठीक है, मैं बोलूँगी, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जब इन्होंने काम किया कि अमोनियम क्लोराइड का क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया, और अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में DNA को क्या किया, कल्चर्ड किया, संवर्धित किया, मतलब रेप्लिकेशन कराने की कोशिश की। ठीक है ना, तो अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनिया है, नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स लिए, समस्थानिक 2 आइसोटोप्स लिए। कौन कौन सा आइसोटोप लिया, नाइट्रोजन 14 वाला लिया, जिसका परमाणु भार क्या है, 14 है। ठीक है, कितना है, 14 है, और एक लिया नाइट्रोजन 15 लिया। क्या लिया बच्चों, नाइट्रोजन 15 लिया। इसका परमाणु भार ज़्यादा है तो ये भारी होगा, इसका परमाणु भार कम है तो ये क्या होगा, हल्का होगा, लाइट होगा। अब इन्होंने क्या किया, जो पेरेंट DNA था इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में क्या किया, कल्चर्ड किया, संवर्धित किया। अब यहाँ पे जो इन्होंने अमोनिया लिया था, नाइट्रोजन लिया था, वो 15 वाला था।
अब इसको हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा नाइट्रोजन, अरे क्या है आपका डीएनए है, ये हम मान लेते हैं कि ये आपका कैसा है, लेट्स से ये क्या है हमारा 14 वाला, हम इसको मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं बच्चों? 14 वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया नाइट्रोजन जो है इस हमारे डीएनए में भी क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, तो नाइट्रोजन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा कौन सा मीडियम है, नाइट्रोजन 15 वाला है। तो क्या मिला कि इन्होंने देखा कि जो अब ये डीएनए क्या होगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होता है, स्ट्रैंड्स अलग अलग होते हैं। तो ये वाला भी स्ट्रैंड अलग हो गया, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये भी 14 है, ये भी 14 है, मैं इतना मान के चल रही हूँ। ठीक है, ये वाला भी स्ट्रैंड 14, ये वाला भी स्ट्रैंड 14 है बच्चों। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो नया आपका नाइट्रोजन का ये क्या था, आइसोटोप है 15 वाला, मतलब जो मीडियम का नाइट्रोजन है, इसने क्या किया, डीएनए ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो नया नाइट्रोजन का स्ट्रैंड बना, इसमें क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रैंड में नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप होगा, 15 वाला आइसोटोप होगा। तो यहाँ पर कौन सा आइसोटोप मिला बच्चों, 15 वाला आइसोटोप मिला। ये डीएनए कैसा है बच्चों आपका, ये डीएनए है हाइब्रिड डीएनए है। कैसा है बच्चों, हाइब्रिड डीएनए है, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका आइसोटोप अलग अलग है। एक है 14 वाला परमाणु भार वाला, एक है 15 परमाणु भार वाला। ठीक है बच्चों, अब ये पता कैसे चला कि अरे ये तो हाइब्रिड है, क्योंकि देख थोड़ी ना रहे हैं कि नाइट्रोजन 14 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 15 लिखा हुआ है। तो इनको पता कैसे चला, इन्होंने कराया सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। क्या कराया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। माफ करिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का आज भी मैं हिंदी देख नहीं पाई। बेसिकली क्या करा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो चीज़ हमारे पास है, जो वस्तु, उसको क्या करते हैं, घोलते हैं। ठीक है, उसको घोलेंगे तो जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो जो आपके पास कंटेनर है, उस कंटेनर के नीचे बैठ जाएंगे। जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे जिनके घर पे गाय भैंस होगी, तो जब घर पे दही से मट्ठा बनता है, तो मट्ठा बनाने के लिए क्या किया जाता है, मथा जाता है उसको। तो मथने वाला जो प्रोसेस होता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है ना, जिससे जो मक्खन के पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और छाछ वाला जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। यही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया, जब जो डीएनए का आपको मटेरियल मिला था, तो उसको क्या किया इन्होंने, सेंट्रीफ्यूज किया। क्या किया बच्चों, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक मीडियम इस्तेमाल किया था प्रवणता वाला, जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, सीजियम क्लोराइड है। ठीक है, अब इस क्या कहते हैं कि कंपाउंड के प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने पर इनको दिखा कि कुछ पार्टिकल्स क्या हैं, हैवी नीचे बैठ जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, लाइट जो हैं वो ऊपर बैठ जाएंगे। जो ये डीएनए मिला, ये कहाँ पे आया, ये क्या आया, बीच में आया। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब के बीच में आया। तो इनको ये पता चला कि जो ये बीच वाला है, ये क्या है, इसमें हो सकता है कि दोनों ही नाइट्रोजन के आइसोटोप्स क्या हों, प्रेजेंट हों। तो हमें जो डीएनए मिला हुआ है वो कैसा है, हाइब्रिड है। फर्स्ट कंडीशन, पहली बार जब इन्होंने क्या कराया, अमोनियम क्लोराइड में डीएनए को कल्चर कराया, तो हाइब्रिड डीएनए क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है। अगर जो हमारा पेरेंट डीएनए है, हम मान के चलते हैं कि उसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 14 वाला है। अब क्या करेंगे, जो हाइब्रिड डीएनए है बच्चों, इस हाइब्रिड डीएनए को हम फिर से क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, यानी कल्चर कराएंगे, इसको संवर्धित करेंगे इसको। अब हम यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इसका आइसोटोप है, ये हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन 14 है। कौन सा नाइट्रोजन है, 14 है। ठीक है, अब बताइए आप, सबसे पहले क्या होंगे, हमारे जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये नया वाला डीएनए था, और क्या था, ये आपके पास है पुराना वाला डीएनए, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, जो फिर से ये क्या करेंगे, डीएनए, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे बेसिकली वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे और जो नया स्ट्रैंड बनेगा बच्चों, उस नए स्ट्रैंड में नाइट्रोजन कौन सा होगा, नाइट्रोजन 14 वाला होगा।
नाइट्रोजन 14 होगा। ठीक है, तो हमारा ये नया डीएनए बना हुआ है जो मैं आपको अलग कलर से दिखा रही हूँ। ये बना हुआ है हमारे पास, नया डीएनए बना हुआ है। ठीक है, ये जो नया डीएनए बन रहा है ये कौन सा है आपका? ये है आपका 14 वाला। कैसा है बच्चों? ये है आपका 14 वाला। अभी मैं दिखाऊंगी कि रेड वाला भी हमारे पास कैसा था। रेड वाला भी हमारे पास कैसा है? पेरेंट डीएनए से कंपेयर करिए, रेड वाला कैसा था? 14 वाला था। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो ग्रीन वाला था ये कैसा मीडियम में हमने किया था? 15, नाइट्रोजन 15 वाला आइसोटोप लिया था। तो ये कैसा है? ये 15 वाला है। कैसा है बच्चों? 15 वाला है। जब दोबारा से हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड में इसको क्या किया, कल्चर कराया, तो जो हमें मिला, हमें और नए तरह के डीएनए मिल गए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, फिर 2 डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 4 डीएनए बन गए। ठीक है, तो हाँ, जो ये बन रहा है आपका, अब इसी तरीके से स्ट्रैंड्स अलग कराओगे तो अगले टाइम में क्या होगा? 8 डीएनए बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपको डीएनए मिले, इन डीएनए में कौन सा वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप प्रेजेंट है और ऐसा क्यों हो रहा है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 ऐसे डीएनए आपको मिले जो जिनमें नाइट्रोजन कैसा था? 14 वाला था। इनमें लाइटर पार्टिकल था, मतलब ये लाइट डीएनए थे, हल्के थे। ये डीएनए कैसे थे? हल्के थे। और ये कैसे हैं आपके? ये दोनों कैसे हैं? हाइब्रिड वाले डीएनए हैं। ये डीएनए कैसे हैं बच्चों? हाइब्रिड वाले डीएनए आपके हैं। अच्छा, पता कैसे चला? सेम चीज हमने क्या किया, जो हमें डीएनए मॉलिक्यूल मिला, फिर से हमने क्या किया? सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, मथा। उसको मथने के बाद हमें क्या पता चला कि कुछ जो आपके हाइब्रिड वाले थे वो बीच में बैठ गए और जो लाइट वाले थे वो कहाँ चले गए? जो आप बर्तन है उसका, वो ऊपर चले गए। तो ऊपर वाले जो थे वो कैसे थे? हल्के वाले, मतलब नाइट्रोजन 14 वाले थे। जो बीच में आया वो कैसा था? वो आपका हाइब्रिड वाला था। कैसा था? हाइब्रिड वाला था। तो इससे ये इनको पता चला कि 50% ही तो स्ट्रैंड जा रहा है, जो स्ट्रैंड है वो 50% ही तो जा रहा है ना। हाइब्रिड बना था यहाँ पर, लेकिन जब हमने नाइट्रोजन 14 का मीडियम लिया तो जो नए स्ट्रैंड बने वो नया वाला एक ही स्ट्रैंड तो बन रहा है, और एक स्ट्रैंड कैसा है? पुराना वाला है। एक स्ट्रैंड कैसा है बच्चों? पुराना वाला है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो पुराने डीएनए से, यानी पेरेंट डीएनए से नया डीएनए बन रहा है, इसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का डीएनए है, मतलब पुराना वाला डीएनए है, और उसी पुराने वाले डीएनए के कोड्स को कॉपी करते हुए नया डीएनए बनता है। नया डीएनए बनता है। और याद करिए, वॉटसन और क्रिक ने कहा था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल फॉलो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मतलब अगर यहाँ पर आपका एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है तो यहाँ पर थाइमिन नाइट्रोजिनस बेस आएगा, और यहाँ पर थाइमिन नाइट्रोजिनस बेस है तो यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस आएगा। ठीक है, इस तरफ से एक स्ट्रैंड चल रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ से चलेगा। ठीक है, एक स्ट्रैंड लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा। ठीक है ना। अब इसीलिए जो डीएनए बनेगा, जो नया डीएनए बनेगा, वो सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न में बनेगा। कैसे पैटर्न में बनेगा? सेमी कंजर्वेटिव पैटर्न में बनेगा। इसी को प्रोकैरियोट्स में किसने प्रूव किया था? मिशेल्सन एंड स्टाहल ने प्रूव किया था। ठीक है ना। बाकी इसके पहले भी 2 मेथड्स देखे गए थे, कंजर्वेटिव मेथड वाला, फ्रैगमेंटेड डीएनए मेथड वाला हमने देखा था, जिसमें ये प्रूव नहीं हो पा रहा था कि पूरा का पूरा डीएनए नए डीएनए में आ जा रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल था, एंड फ्रैगमेंटेड पार्ट्स भी डीएनए के नहीं आ रहे थे, ये भी पॉसिबल नहीं था। हम क्या देख रहे हैं कि नया डीएनए जो बन रहा है वो केवल 50% है, बाकी जो पुराना वाला स्ट्रैंड है वो पेरेंट का डीएनए है। सो दिस इज योर सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। दिया किसने था बच्चों? 2 कैटेगरीज में साइंटिस्टों ने इस पर काम किया था। तो आपके यूकैरियोट्स में कौन थे? टेलर एट ऑल, टेलर और उनके बाकी जो मित्र थे उन्होंने काम किया था, और उन्होंने जो काम किया था वो क्रोमोसोमल लेवल पर काम किया था। और मिशेल्सन एंड स्टाहल ने जो काम किया था वो डीएनए की मॉलिक्यूलर बेसिस पर काम किया था। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है कि उन्होंने क्या किया? मॉलिक्यूल्स को ही क्या किया? स्टडी किया।
ठीक है, जो कंपोनेंट्स डीएनए में प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पे स्टडी करके इन्होंने बताया कि यस, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करते हुए होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सेमी कंजर्वेटिव मेथड समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, आगे अब क्या करते हैं, जब हमने ये देख लिया कि डीएनए जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहा है, तो रेप्लिकेशन हो कैसे रहा है ये तो समझना है। तो कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे इसको। आ जाइए, देखिए कुछ टूल्स चाहिए थे रेप्लिकेशन कराने के लिए, तो कौन कौन से टूल्स थे। एक एंजाइम था, एक मिनट, एक एंजाइम आपके पास था, इसको हटाइए एक सेकेंड। एक एंजाइम आपके पास क्या है बच्चों, हेलिकेज एंजाइम। क्या नाम है बच्चों उसका, हेलिकेज एंजाइम है। क्या नाम है, हेलिकेज एंजाइम। सबसे पहले मैं अपना डीएनए बना हुआ है, मैं दूसरा नहीं बनाऊंगी, टाइम ले जाएगा। ये देखिए, ये हमारा डीएनए का 2 स्ट्रैंड है। ये क्या है बच्चों, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड जो है, 1 मिनट, अरे भाई देखिएगा, ये है डीएनए के 2 स्ट्रैंड। ये है आपके पोलैरिटी का, एक की पोलैरिटी है 3 प्राइम, दूसरी की पोलैरिटी कितनी है 5 प्राइम। इधर क्या होगा 5 प्राइम और उधर क्या जाएगा 3 प्राइम जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये डीएनए है ये क्या रहेगा, ये आपस में क्या रहेगा, कॉइल्ड रहेगा बच्चों, इस तरह से रहेगा। ये डीएनए आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, जोड़े रहेंगे, खोलेंगे तो नहीं, मुड़े हुए रहेंगे। तो इनको खोलने के लिए क्या करेगा, अब इनको यहाँ से एक एंजाइम आएगा जो इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, खोलेगा। इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करके क्या करेगा, कहेगा कि भैया कुछ देर के लिए तुम लोग अलग अलग हो जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्या काम करना है, नया डीएनए बनाना है, तो कुछ देर के लिए क्या करो, अलग हो जाओ। ठीक है, तो इनको अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम आया यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आया। कौन सा एंजाइम आया बच्चों, हेलिकेज एंजाइम आया। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अनवाइंडिंग एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सूत्रों को क्या करता है, अलग करता है। दोनों सूत्रों को क्या करता है, अलग करता है, इसीलिए इसको अनवाइंडिंग एंजाइम भी बोला जाता है या फिर अनजिपिंग एंजाइम बोला जाता है। सूत्रों को क्या करता है, खोलने का काम करता है, तो अनजिपिंग एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने कल भी यही कहा था, डिस्कस किया था कि अगर खुल गए हैं तो जरूरी नहीं है कि वो खुले ही रहेंगे, आपस में आकर के क्या करेंगे, ये वापस से कॉइल्ड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं। इतने जिद्दी होते, इतने ऐठे हुए होते हैं कि आपस में वापस से क्या करेंगे, ये कॉइल्ड हो जाएंगे। तो इस कॉइलिंग को रोकने के लिए, यानी कि ये खुला हुआ है तो इसको रोकने के लिए ये कहेगा, एक एंजाइम है वो कहेगा कि तुम चुपचाप से क्या करो, सेपरेट रहो जब तक कि नया डीएनए नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एकल रज्जुक बंधन प्रोटीन इसको कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी वाला बड़ा टफ सा हो जाता है तो इंग्लिश वाला याद रखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, एकल रज्जुक बंधन प्रोटीन नाम है इसका। ठीक है ना, ये क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है कि इस एक स्ट्रैंड पर आकर के जुड़ जाएगा और उसको पकड़े रहेगा, कहेगा कि अभी अलग रहो। ठीक है, मुड़ने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। तो इधर भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होगा और इधर भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होगा बेटा। ठीक है, अब इनको एक और नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, इनको सेपरेट रखने का काम कर रहे हैं, स्टेबिलाइज किए हुए हैं, रोके हुए हैं, पकड़े हुए हैं कि ठीक है सेपरेट रहो। ठीक है ना, तो ये क्या काम करेंगे, अब ये आएंगे स्टेबिलाइज करेंगे, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेलिक्स स्टेबिलाईजर कहा जाता है। हेलिक्स स्टेबिलाईजर, शायद मैंने डिस्टेबिलाईजर बोला होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हेलिक्स स्टेबिलाईजर कहा जाता है। ठीक है, इनको हेलिक्स स्टेबिलाईजर बोला जाता है। अच्छा, 2 लोगों ने तो अपना काम कर दिया। अब एक बात बताइए, जब इस डोरी को हम इस तरफ से एक सिरे से ऐसे ऐसे खोल रहे हैं इस डोरी को, तो क्या यहाँ पर ऐठन नहीं आएगा, यहाँ पर मुड़ाव नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर और जकड़न नहीं आ जाएगा, आएगा। ठीक है ना, तो इस जकड़न की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा, डोरी आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब स्टिफ हो जाएगी, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल के टूटने का डर रहता है। इस वजह से यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी एक और एंजाइम आएगा,
एक और एंजाइम आएगा और ये क्या काम करेगा आपको, ये इनके बीच का जो टेंशन है उसको धीरे धीरे क्या करेगा, खोलने का काम करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। खटिया देखो सबके घर पे बना होगा, कभी ना कभी तो बना ही होगा, है ना, आपने देखा भी होगा, चारपाई जो होती है खटिया वो बना होगा। तो जो खटिया बुनने वाला आता है या जिनके घर पे पापा को आता था, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो डोरी आती है खटिया को बुनने वाली, उसको क्या करते हैं, अनकॉइल करते हैं, खोलते हैं। तो एक तरफ से 2 लोग लगते हैं, 2-3 लोग उसमें लगते हैं। एक तरफ से हम क्या करते हैं, जब उसको खोलने का काम करते हैं तो बीच में बिल्कुल मुड़ता जाता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है। तो फिर थर्ड पर्सन क्या करता है, उसको बीच से खोलने का काम करता है, बीच से भी उसको लूज करने का काम करता है, ताकि डोरी आसानी से क्या हो, खुल जाए। तो इसी तरह से डीएनए को भी हम खोलने का काम करते हैं, ठीक है। तो उस जो बीच में टेंशन क्रिएट हुआ है उसको खोलने का कौन काम करेगा, उसको खोलने का काम करता है टोपोआइसोमरेज। क्या नाम है इस एंजाइम का, टोपोआइसोमरेज। ये सब लोग हैं, नाम सबका याद रखिए, रीना, मीना, सिंह, चिंकी, पिंकी नाम रहता है, तो इस तरह से इन सबका भी नाम रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये कौन है, टोपोआइसोमरेज नाम है इसका, ठीक है। इसको एक और नाम दिया गया है, गाइरेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको जाइरेज भी प्रोनाउंस करते हैं, गाइरेज, जाइरेज, जो भी ठीक लगे, ठीक है। तो गाइरेज एंजाइम है एंड इसी को क्या कहा जाता है, टोपोआइसोमरेज इसको कहा जाता है। 2 होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2, दोनों का ही काम सेम होता है। ये केवल एक स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है, टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है, दोनों ही स्ट्रैंड को खोलने का काम करता है, ठीक है। अब अच्छा, इतना काम तो हो गया भाई, रस्सी तो खुल गई, रस्सी खुल गई है, अब क्या करेंगे, आपके नया स्ट्रैंड एक दूसरे के सामने क्या होगा, लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, हमारा डीएनए क्या हो चुका है, खुल चुका है। अब ये जो नया स्ट्रैंड बना हुआ है, अभी नया स्ट्रैंड बना नहीं है, मतलब ये खुल चुका है, तो नया स्ट्रैंड लगेगा किधर से। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये जो इस तरह से डीएनए खुला हुआ है ना, एक सेकेंड, हाँ 1 मिनट, ये जो नया स्ट्रैंड लगा, अरे इस तरह से ये जो डीएनए खुला हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये जो स्पेस क्रिएट हुआ, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ऐसे खुलती है, मतलब ऐसे तिरछा जाकर के खुलेगी। तो ये जो बीच में स्पेस क्रिएट हुआ है, कैंची की तरह ये खुलती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस एरिया को रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इस एरिया को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन फोर्क। इसी रेप्लिकेशन फोर्क के रास्ते से क्या होगा, हमारा जो डीएनए का नया स्ट्रैंड है वो जुड़ता चला जाएगा। ओके, तो किस रास्ते से जुड़ेगा ये भी तो देखना है। तो कल मैंने आपको बताया हुआ है, प्लीज जा करके देखिए उस वीडियो को, बहुत अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशन समझ आ जाएगा, ठीक है। 2 बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि 2 बार बिल्कुल दिमाग में घुस जाए, ठीक है। अच्छा, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। किधर से होगा बच्चों, ब्लैक कलर लेती हूँ, हमेशा किधर से होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। हमेशा किस तरफ से होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अब अगर ये नया डीएनए है, न्यू स्ट्रैंड है, ये नया स्ट्रैंड है आपका, ठीक है, तो जब नए स्ट्रैंड का रास्ता जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो पुराने डीएनए का रास्ता क्या होगा, जो ये पुराना वाला डीएनए लगा हुआ है, जो इसका पापा बैठा हुआ है, उसका स्ट्रैंड कैसा होगा, यानी इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, इसकी पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कैसी होगी इसकी पोलैरिटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये है हमारा नया स्ट्रैंड, ठीक है ना। इस वाले स्ट्रैंड को, ये वाला जो आपका पुराना वाला स्ट्रैंड है, यहाँ से नया स्ट्रैंड क्या करेगा, आकर के इसी को कॉपी करते हुए इसी के अनुसार क्या करेगा, इसमें आपके बेसिस क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। अब रास्ता कौन दिखाएगा, रास्ता इसको दिखाने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम बैठा हुआ है, जिसको प्राइमर कहते हैं, या इसको आरएनए प्राइमेज बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमेज बोलते हैं, आरएनए प्राइमेज या फिर प्राइमर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये प्राइमर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ने वाला जो एंजाइम है उसको रास्ता बताएगा। क्या करेगा, रास्ता बताएगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन पॉइंट बताएगा, रास्ता बताएगा कि अच्छा यही वाला रास्ता है, यहाँ से नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ना क्या करो, शुरू कर दो, ठीक है। तो हमारे प्राइमेज का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताना है, इलोंगेशन का काम नहीं करता है, मतलब
कि डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने का काम नहीं करेगा। तो डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? इस काम को करने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम आता है जिनको क्या कहते हैं बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन वाला जो एक प्रोसेस होता है उसी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा है? डीएनए पॉलीमरेज पड़ा हुआ है। पॉलीमराइजेशन का मतलब मैंने लिख ही दिया, एक मिनट। पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन दीर्घीकरण बोलते हैं बच्चों। दीर्घीकरण का मतलब क्या है? स्ट्रैंड को बढ़ाते जाना, ठीक है ना। तो इसी के नाम पर क्या पड़ा? डीएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, 1, 2 और 3 होते हैं बच्चों, ठीक है ना। डीएनए 1, 2 पॉलीमरेज 1, 2, 3, ठीक है ना। इन तीनों का ही काम है एलोंगेशन का, दीर्घीकरण का, स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम है, ठीक है। बट बहुत तेजी से काम कौन करता है? आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है, ठीक है। 3 वाला जो काम करता है ये क्या करेगा? डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ता चला जाएगा, बहुत तेजी से करता है, तो मैक्सिमम रोल यही प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? सेगमेंट्स को जोड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का काम क्या होता है? फर्स्ट मोस्टली डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है? ये क्या काम करेगा? क्योंकि डीएनए पोल 3 क्या काम कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या कर रहा है? डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ता चला जा रहा है। अब अगर इतना तेजी से कोई काम करेगा तो मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, गलतियों के चांसेस क्या रहेंगे। तो उस गलती को इम्प्रूव करने का काम कौन करेगा? आपका पॉलीमरेज 1 करेगा। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है? जुड़ता चला जा रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ है पोल 1। कौन बैठा हुआ है? पोल 1 बैठा हुआ है। ये भाई ये जुड़ता ऐसे खटाखट क्या कर रहा है? सेगमेंट्स को जोड़ता चला जा रहा है। ये पोल 1 बैठा हुआ है, कह रहे हैं कि अरे ये तो गलती कर दिया है। यहाँ से ये क्या करेगा? फटाक से उसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। क्या करेगा? रिमूव कर देगा। इसके साथ में और क्या काम करता है? ये प्राइमर को हटाने का काम करता है। जो प्राइमर लगा था, प्राइमेज जो लगा था, उसको हटाने का भी काम कौन करेगा? डीएनए पोल 1 करेगा। प्राइमर को भी हटाने का काम कौन करेगा बच्चों? पोल 1 करेगा, ठीक है। तो ये है पॉलीमरेज का काम क्या है बच्चों? सेगमेंट्स को लगाने का काम है। इनका काम कब शुरू होगा? जब रास्ता इनको कौन दिखाएगा? एक मिनट। रास्ता इनको कौन दिखाएगा बच्चों? रास्ता इनको हमारा कौन? प्राइमेज इसको क्या करेगा? रास्ता दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब यहां से क्या हो रहा है? एक और चीज है, देखिए ये वाला स्ट्रैंड क्या है? एक मिनट। ये है हमारे पास 3 प्राइम और ये क्या है? 5 प्राइम। यहाँ पर एक स्ट्रैंड और क्या है? 5 प्राइम। यहाँ पर क्या है? 3 प्राइम बच्चों, ठीक है। खुला हुआ स्ट्रैंड है ये आपका। अब यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से जो नया यहाँ पे क्या लगा? प्राइमेज लगा। क्यों प्राइमेज लगा इधर पे? क्योंकि हमने देखा कि जो प्राइमर होगा वो देखेगा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमें क्या करना है? डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है। अब जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है तो पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए था। इसलिए ये कह रहा है कि बेटा यहाँ पे लगना शुरू करो तुम, ठीक है ना। मैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, यहाँ पे लगना शुरू करो और अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। तो पॉलीमरेज कह रहा है बिल्कुल सही, चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉलीमरेज ने क्या किया? एक मिनट। पॉलीमरेज ने क्या किया? अपना डीएनए का नया स्ट्रैंड लगाना शुरू कर दिया। तो ये है डीएनए का नया पॉली। यहाँ पर ये क्या बन रहा है? प्राइमेज क्या काम करेगा? बस क्या काम करेगा? छोटा सा आरएनए का सेक्शन बनाएगा। छोटा सा क्या करेगा? आरएनए का सेक्शन बनाएगा। और उसी को देखते हुए पॉलीमरेज ने अपना काम क्या करा? शुरू कर दिया। ये तो बन गया, यानी कि हमारा एक स्ट्रैंड तो बन गया, पर डीएनए 2 स्ट्रैंड है ना, दोनों स्ट्रैंड तो बनेगा। डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड तो होता नहीं है, तो एक और स्ट्रैंड बनना है। अब यहाँ पर तो खुद ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसको कह रहा है कि यार अब तो यहाँ पे खुद ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं पॉलीमरेज। ये प्राइमेज कहेगा कि अच्छा यहाँ पर है तुम्हारा रास्ता 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ पर प्राइमेज लग गया, छोटा सा आरएनए का सेक्शन बना दिया। फिर से क्या हुआ? पॉलीमरेज ने क्या किया? अपना डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। पर ये क्या काम कर रहा है? बीच बीच में इसको लगता है कि यार ये वाला रास्ता तो ठीक नहीं है, इसीलिए प्राइमेज क्या काम करेगा? बीच बीच में इसको रास्ता दिखाने का काम करेगा
और वापस से पॉलीमरेज अपना क्या करेगा, डीएनए का क्या करता है, पॉलीमराइजेशन शुरू कर देता है, मतलब इलोंगेशन शुरू कर देता है, सेगमेंट्स बनाना शुरू करता है। तो इस तरह से दूसरे वाले स्ट्रैंड में आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसी वजह से ना इनको नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है आपका, दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या हुआ है, टूटा है बीच बीच में प्राइमर लगा हुआ है, बीच बीच में डीएनए के स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, राइट। इसीलिए ये फ्रैगमेंटेड होता है, इसीलिए इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट में क्या है, आपके बीच बीच में प्राइमर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब डीएनए का स्ट्रैंड पूरा बन जाता है तो हमारा आता है पोल 1 आता है। ये पोल 1 बीच बीच में से प्राइमेज को क्या करेगा, हटा देगा, बीच बीच में से क्या करेगा, प्राइमेज को हटा देगा। अब इसके बाद एक और एंजाइम आता है हमारे पास, लाइगेज। कौन आता है, लाइगेज आता है। यहाँ पर क्या है, लाइगेज है। कौन है, लाइगेज है। लाइगेज क्या काम करेगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा और ये पूरा का पूरा डीएनए क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएंगे आपस में। लाइगेज क्या काम करेगा, यहाँ पर कौन इनको जोड़ने के लिए आया, लाइगेज आया। तो लाइगेज क्या काम करेगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करेगा और डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा। तो ये है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए डीएनए हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। कहाँ पे प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल के कहाँ पर, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पर प्रेजेंट है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, हरित, जो आपका क्या होता है, हरित लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस यही है ना। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक है। तो इन तीनों में ही क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान, और सेल डिवीजन का कौन से फेज में, सिंथेसिस फेज में, एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेल डिवीजन के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन इन तीनों ही ऑर्गेनेल्स में होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, और प्रोकैरियोट में कहाँ होगा, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, तो प्रोकैरियोट में कहाँ पर होगा, प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ पर होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होगा। अच्छा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, बाकी फर्दर प्रोसेस भी प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होगा, आपके कोशिका द्रव्य में। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन जो हो रहा है यूकैरियोट में कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये डायग्राम मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं देखती हूँ जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो मैं समझा देती हूँ। और हमने डीएनए का रेप्लिकेशन क्या किया है, समझ लिया हुआ है। देखो अब मैं बस फटाफट से क्या करूँगी, इसको रीड करते चले जाऊंगी। देखिएगा ये क्या है, आपका पेरेंटल डबल हेलिक्स है बच्चों, 5 प्राइम 3 प्राइम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या लगा हुआ है, हेलिकेज लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड करने का काम कर रहा है बच्चों, खोलने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए, जब ये अनवाइंड करेगा तो क्या करेगा, ये वापस से जुड़ने का काम करेगा। जब वापस से जुड़ने का काम करेगा तो क्या करेगा, आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे, इसको लगाए, यहाँ दोनों पे लगेंगे और ये क्या कहेगा कि अलग रहो, ठीक है। बीच में यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है डीएनए के पीछे वाले स्ट्रैंड में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको कौन सही करेगा, टोपो आइसोमरेज सही करेगा। कौन सही करेगा बच्चों, टोपो आइसोमरेज इसको सही करने का काम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, स्ट्रैंड तो खुल गया हुआ है, नया स्ट्रैंड भी लगेगा। जो नया स्ट्रैंड लगेगा वो देखेगा कि जो मेरे पेरेंट का स्ट्रैंड कैसा होना चाहिए था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए था, तभी तो मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाऊंगा। तो ये प्राइमेज देखेगा, आरएनए प्राइमर देखेगा कि पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड कैसा है। ये 5 प्राइम वाला, अरे 3 प्राइम वाला पोजीशन ढूंढेगा, यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए का सेगमेंट बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, डीएनए का नया स्ट्रैंड क्या करेगा, आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ वो वाले पॉइंट में मैं छोड़ दी थी, इसीलिए ये, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बन रहा है, आपने देखा था ये कंटिन्यूअस बन रहा है, बीच में कोई फ्रैगमेंट नहीं आया हुआ है, एंड दैट इज वाई दिस स्ट्रैंड ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड।
इसीलिए जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है बच्चों, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कहा जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड बोलो, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलो, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलो, सब किसको कहा जा रहा है? जो स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बन रहा है। एक बार प्राइमर लगा एंड पॉलीमरेज ने लगातार क्या करा? डीएनए का नया स्ट्रैंड क्या कर दिया? बना दिया। कौन बना रहा है? देखो, डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि बहुत तेजी से ये काम करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम कर रहा है अपना स्ट्रैंड को बनाने का। अच्छा, जो स्ट्रैंड कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में प्राइमर लगा हुआ है, किसको रास्ता दिखाने के लिए? पॉलीमरेज को रास्ता दिखाने के लिए, तो ये फ्रैगमेंटेड है। फ्रैगमेंटेड वाले स्ट्रैंड को क्या कह रहे हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। फ्रैगमेंटेड वाले स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं बच्चों। फ्रैगमेंटेड वाले स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअली बन रहा है, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। और याद करिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है बिकॉज ऑफ दी फ्रैगमेंटेड स्ट्रैंड ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। लैगिंग स्ट्रैंड क्योंकि फ्रैगमेंटेड होता है, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। बीच बीच में क्या लग रहा है आपका? आरएनए प्राइमर। क्या लग रहा है? आरएनए प्राइमर लग रहा है, जो कि कौन बना रहा है? प्राइमेज बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इनको, ये फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए कौन काम कर रहा है? हमारा फ्रैगमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? गैप्स फिल्ड बाय, देखो लाइगेज आएगा। सबसे पहले ये क्या काम करेगा? पॉलीमरेज 1 क्या काम करेगा? प्राइमर को हटाएगा। प्राइमर को हटाएगा, उसके बाद यहाँ पे इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज करेगा। जोड़ने का काम कौन करेगा बच्चों? लाइगेज करेगा। ये देखिए, शुगर फॉस्फेट बैकबोन विल बी मेड बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है ना। तो लाइगेज काम इसको करेगा। ये जो आपका जो कैंची के जैसा स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसको रेप्लिकेशन 4 कहा जाता है। और क्या पॉइंट रह गया है? आई थिंक डीएनए का रेप्लिकेशन हमने कवर कर लिया हुआ है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में डायग्राम आ गया होगा। देखो, सेम डायग्राम यहाँ पे भी है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है बच्चों। एक बार वापस से, ताकि आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? आरएनए प्राइमर लग रहा है। हाँ, एक पॉइंट छूट गया आपका। अच्छा, एक बात बताइए, जो रीड करेंगे आप, रीड कहाँ से करेंगे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाना है या 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाना है? हमेशा हमको रीड करना है डीएनए का स्ट्रैंड जो लगेगा, तो हमेशा हम किस तरफ से रीड करेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ से लीड करेंगे बच्चों। किस तरफ से लीड करेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ से ही रीड करेंगे। हमेशा किस तरफ से रीड करेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड की तरफ से रीड करेंगे। यानी कि लीडिंग स्ट्रैंड का जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड का, पेरेंट को छोड़ दो, जो नया स्ट्रैंड बना हुआ है, लीडिंग स्ट्रैंड यानी जो नया स्ट्रैंड बना हुआ वो कैसा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो लैगिंग स्ट्रैंड कैसा होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है आपका। क्या है? पेरेंट का कैसा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। बट लैगिंग स्ट्रैंड का भी नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ बनेगा। लेकिन उसके पेरेंट का स्ट्रैंड कैसा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, पेरेंट का स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड के पेरेंट का पोलैरिटी कैसा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। और आपके लैगिंग स्ट्रैंड के पेरेंट की पोलैरिटी क्या थी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी। 5 प्राइम टू क्या थी? 3 प्राइम थी इधर पे, है ना। ये एक सेकेंड बना के ही देख लो यार, कन्फ्यूजन हो रहा है। ये मान लेते हैं ये क्या है? हमारा पेरेंट का है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पर क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सॉरी। अच्छा, ठीक है, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गया। अच्छा देखो, ये है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ये वाला हमारा क्या था? ये वाला हमारा था लैगिंग स्ट्रैंड वाला, है ना। इसकी पोलैरिटी क्या है? जो नया बन रहा है इसकी पोलैरिटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। बट इसको रीड कैसे करेंगे हम? रीड करते टाइम हम ये ध्यान देंगे कि लीडिंग स्ट्रैंड की जो पेरेंटल पोलैरिटी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है बच्चों आपकी? एक सेकेंड, लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है आपकी? इधर से देखेंगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है ना। इधर से राइट साइड से, लेकिन लेफ्ट साइड से देखोगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, चलो देखो क्या है। लीडिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट वाले जो आपका स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाइए।
ये समझ चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? इसको पढ़ने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखो। ये है आपका आरएनए रेप्लिकेशन का ये वीडियो है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. Two strands are complementary. देखिए, डीएनए का जो हमारा स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड होता है। हमारे डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं? 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। एडेनिन पेयर अप करता है थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, और साइटोसिन पेयर अप करता है गुआनिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में पेयर अप करता है। ठीक है, This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. Two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. देखिए The first step in DNA is replicated. ओके Directions. This determines how each strand of DNA is replicated. देखो देखो, यहाँ पे 3 प्राइम है तो इधर पे क्या होगा? 5 प्राइम। और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा? इधर पे 5 प्राइम हो जाएगा, उधर पे क्या हो जाएगा? 3 प्राइम हो जाएगा। The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase. हेलिकेज क्या कर रहा है? Of a replication fork. सेपरेट कर रहा है। ये क्या है? रेप्लिकेशन फोर्क। Each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. छोटा सा आरएनए का सेगमेंट लगेगा। Piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers for both strands of DNA. एक्सोन्यूक्लियेज का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है बच्चों कि न्यूक्लियेज क्या कर रहा है? यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 है। एक्सोन्यूक्लियेज का मतलब ये प्राइमर को हटाने का काम कर रहा है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेज का मतलब है जो लाइगेज हमारा क्या कर रहा है? फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है, वो एंडोन्यूक्लियेज की तरह काम करता है। यानी लाइगेज जो है वो एंडोन्यूक्लियेज है और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम की तरह काम कर रहा है। DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative
because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. तो ये था बच्चों आपका डीएनए रेप्लिकेशन का एक वीडियो था, जिसके ज़रिए हमने थोड़ा सा एक रियलिस्टिक वे में डीएनए का रेप्लिकेशन करने का जो प्रोसेस है वो हमने देखा। आगे अगली जो हेडिंग है हमारी बच्चों, वो है हमारा क्या, आरएनए के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में हम अब पढ़ेंगे। आरएनए क्या है बच्चों, आरएनए है आपका राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम, सॉरी नॉट एंजाइम, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चों, ये भी आपका क्या है, न्यूक्लिक क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए एंड आरएनए दोनों ही होता है। अब आरएनए क्या कर रहा है आपका, आरएनए मोस्ट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनमें क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। बट मोस्टली आरएनए का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मोस्टली आरएनए किस में हेल्प करता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस में। अब ये होता कैसा है, ये डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता बच्चों, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एकल रज्जुकी होता है। कैसा होता है, एकल रज्जुकी होता है। जो बच्चे पूरी तरह से हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़ा सा आप समझते जाइए कैसा होता है बच्चों, एकल रज्जुकी होता है। रज्जुकी का मतलब जो स्ट्रैंड है, जो सूत्र है, मतलब जो डोरी है बेसिकली वो है। तो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एकल रज्जुकी होता है बच्चों। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है आपका, इसकी भी पोलैरिटी कैसी होती है बच्चों, ये डीएनए है आपका, इस तरह से ये एक स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये 3 प्राइम है, तो ये कैसा होगा बच्चों, ये 5 प्राइम होगा। कैसा होगा, 5 प्राइम होगा। ये भी आरएनए भी किसका बना होगा बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं बच्चों, आपका होता है पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। ये पेंटोज शुगर क्या है बच्चों, 5 कार्बन वाली जो शर्करा है आपकी, वो पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन वाली शर्करा क्या है, पेंटोज शुगर है। इसके साथ में इसमें क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। इसके अलावा इसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ में क्या होता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच्ड होता है। एंड फॉस्फोरिक अम्ल की ही वजह से ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, डीएनए की ही तरह इसमें भी आपके पेंटोज शुगर होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है बच्चों, जो आपका 5 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है, हमने डीएनए में डिस्कस किया था कि क्या होता है, दूसरे नंबर पर ये आपका 1st प्राइम, ये 2nd प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम और यहाँ पर क्या है आपका 5 प्राइम है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना, डीएनए में सिर्फ और सिर्फ क्या था आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड था यहाँ पे, लेकिन आरएनए में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ओके, ये चीज़ हो गई आरएनए की, आरएनए और डीएनए क्या एक डिफरेंस। ओके, इसके अलावा आपका आरएनए कैसा होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है ना, और नाइट्रोजनी बेस में क्या डिफरेंस है, डीएनए में हमने देखा था बच्चों एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन प्रेजेंट था, लेकिन आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या होता है बच्चों, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यानी एडेनिन के साथ में क्या आता है बच्चों, यूरेसिल आता है, जो कि डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ता है। और आपका क्या है, गुआनिन के साथ में क्या आता है, साइटोसिन आता है, जो कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन के साथ में कौन आएगा, यूरेसिल रहता है। गुआनिन के साथ में कौन रहता है, साइटोसिन रहता है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन जैसे हमने डीएनए में डिस्कस किया था कि प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसेस बराबर होते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसेस आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अच्छा आगे हम देखेंगे कि क्यों बराबर नहीं होते हैं, आगे ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा आरएनए हमारा क्या होता है, जो हमारा आरएनए होता है ये 3 टाइप का होता है। आरएनए कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आरएनए होते हैं आपके,
तो आरएनए है आपका, एक है आरआरएनए, जबान भी लड़खड़ा रही है, राइबोसोमल आरएनए। कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसको। और एक है आपका mRNA, संदेश वाहक आरएनए इसको कहा जाता है, यानी मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं। और एक है आपका tRNA, ट्रांसफर आरएनए इसको बोलते हैं, द्रुतगामी आरएनए बोला जाता है, या फिर इसको स्थानांतरित आरएनए कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। सबका काम क्या है बच्चों? ये तीनों ही आरएनए मिल करके क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन को बनाने में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन ही आपका क्या काम कर रहा है बच्चों? जो ट्रेट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लक्षण कौन से? आपके जो आपकी हाइट हो गई, आपका जो स्किन हो गया, आप इंसान हैं कि दूसरे एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं, आंखों का रंग हो गया, वगैरह वगैरह, ये सभी क्या ट्रेट्स होते हैं? प्रोटीन जो अल्टीमेटली हमारा बनता है वही क्या करता है? एक्सप्रेसिव होता है। और ये जो प्रोटीन बन रहा है बच्चों, ये किससे बन रहा है? जीन से बन रहा है। किससे बन रहा है? जो जीन हमारा है। जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है बच्चों? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। और ये जीन जो है ये इसका क्या होता है? ये एक कुछ सर्टेन कोड कैरी करता है ना, कुछ कोड होते हैं जिनको कूट हम बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है? आपके कोड कैरी करते हैं। यही कोड लास्टली ट्रांसलेट हो जाता है किसमें? प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाता है। मतलब ये जो कोड है, जैसे AUC, इस तरह से कुछ क्या होते हैं? कोड होते हैं। GAC, कुछ इस तरह से क्या होंगे? कोड होंगे। तो ये कोड क्या काम करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा एक सर्टेन प्रोटीन में। जैसे आप क्या करते हो, आप पाइथन वगैरह जब कंप्यूटर में क्या करते हैं? कोडिंग वर्ड रहता है, उस कोडिंग वर्ड से आप कुछ वर्ड बनाते हैं, कुछ काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से डीएनए में भी क्या होता है? ये कोड क्या काम करते हैं? कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, कुछ सर्टेन जानकारियां लिए रहते हैं, इन कोड में रहता है, जिनको क्या काम करते हैं? ये पढ़ करके क्या करते हैं? ये कोड आपस में क्या करेंगे? इन्हीं के थ्रू क्या करेगा? राइबोसोम जो है, बेसिकली स्पेशली कौन? राइबोसोम जो है वो पढ़ करके उसको ट्रांसलेट कर देगा किसमें? प्रोटीन में। किसमें ट्रांसलेट कर देगा? प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देगा बच्चों। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रोटीन ही क्या करता है? आपके ट्रेड्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए के 3 टाइप होते हैं, और ये 3 टाइप आपके आरआरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, और टीआरएनए हो गया। तीनों ही मिलकर के किसमें मदद करते हैं बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है ना। प्रोकैरियोट में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके प्रोटीन? प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स में ही प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स में प्रेजेंट होंगे। एंड यूकैरियोट में कहाँ पे सबसे पहले निर्माण होगा प्रोटीन का? प्रोटीन का बेसिकली निर्माण होता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो यूकैरियोट में कहाँ पे निर्माण होगा प्रोटीन का? यूकैरियोट में बनेगा, आपके न्यूक्लियस में बनेगा। कहाँ पर जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस में। फिर न्यूक्लियस से बन करके ये कहाँ पर जाएंगे? साइटोप्लाज्म में जाएंगे बच्चों। कहाँ पर जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन बनता है। कोशिका द्रव्य में ही क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन बनता है, ना कि केंद्रक में बनता है। ठीक है। यूकैरियोट के न्यूक्लियस में आरएनए का निर्माण होता है, क्योंकि डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो यूकैरियोट के न्यूक्लियस में क्या है? आपका आरएनए बन रहा है, टीआरएनए, आरआरएनए, और तीनों ही टाइप के आरएनए बन रहे हैं। उसके बाद ये आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन यहाँ पर बनेगा आपका। ये है आरएनए के बनने का, आरएनए से प्रोटीन बनने का रास्ता। ठीक है। अब कुछ नोट्स मैं लाई हूँ कि आपके आरआरएनए और एमआरएनए और इन सब क्या क्या रोल है। कुछ जानकारियाँ हैं जिनको हम क्या करेंगे इसकी हेल्प से, मतलब है वो, उसकी हम हेल्प से क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए आरएनए क्या है आपका बच्चों? ये क्या काम करता है आपके? यहाँ बनता कहाँ पर है? आपके न्यूक्लियस में बनेगा, यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में कहाँ पर बनेगा? ये साइटोप्लाज्म में बनेगा। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? नंबर वाइज, मात्रा वाइज क्या होते हैं? वेरी करते हैं। ये आरआरएनए का नंबर कुछ और होगा, टीआरएनए का नंबर कुछ और होगा, एमआरएनए का नंबर
कुछ और होगा। और नंबर का मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पर इनका नंबर क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। और इनकी हेल्प क्या, ये हेल्प किस में करते हैं, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोटाइड्स आपके क्या होंगे इसमें, अच्छा न्यूक्लियोटाइड्स इसमें कौन कौन से होंगे बच्चों, आपको एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और क्या है बच्चों, यूरेसिल है। तो एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड को हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पढ़ सकते हैं बच्चों, इसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है, डिस्कस भी किया हुआ है, पिछला वीडियो जा करके देखिएगा। इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पढ़ सकते हैं, इसको गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और ये क्या है आपका, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है। देखिए 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपके प्रेजेंट है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और क्या है आपका, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है बच्चों। ये क्या है, इनको हम AMP बोल सकते हैं, AMP हो गया, GMP हो गया आपका, CMP हो गया आपका, UMP हो गया आपका, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो इसको अलग से पढ़ने का रीजन क्यों है, क्यों अलग से पढ़ रहे हैं मैम, इसको सीधा सीधा से हम ऐसे नहीं पढ़ सकते थे, एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, गुआनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड और यूरासिल राइबोन्यूक्लियोटाइड पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये सबस्ट्रेट आपके क्या काम करते हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइड चेन को बनाने में भी मदद करते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करते हैं। इनका 2 फंक्शन है, क्या फंक्शन है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड चेन के बनने में मदद करते हैं, ठीक है। आ जाइए, अच्छा अभी हमने डिस्कस किया कि प्यूरिन बेस और पायरिमिडिन बेस का नंबर राइबोन्यूक्लियोटाइड में यानी RNA में बराबर नहीं होता है, अच्छा ठीक है। ओके, तो कुछ टाइप्स हैं इसके आपके mRNA का, वो हम देख लेते हैं। mRNA जो है आपका, हमने डिस्कस किया कि 3 टाइप के RNA हैं। mRNA जो है मैसेंजर RNA बच्चों, कौन सा RNA, मैसेंजर RNA। सबसे पहले इसके बारे में बताया कौन था, जैकब और मोनार्ड ने बताया था। किसने बताया था, जैकब और मोनार्ड ने बताया था, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये क्या काम करता है बच्चों, mRNA का काम क्या है बेसिकली, एक सेकेंड, अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल बढ़ते हैं, मैं सोच रही थी शॉर्ट में खत्म करूँ, बट mRNA का काम क्या होता है, DNA से बनता है हमारा mRNA, DNA से RNA का बनने का प्रोसेस जो होता है बेसिकली, यहाँ पे ऐसे मत करो, mRNA DNA से बनता है RNA, DNA से क्या बनता है, RNA, और RNA में 3 टाइप के RNA, rRNA भी बनेगा, mRNA भी बनेगा और tRNA भी बनेगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, जो DNA से RNA बनने का प्रोसेस है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन, क्या कहते हैं बच्चों, अनुलेखन कहते हैं इसको, ठीक है। अनुलेखन ये है आपका, ट्रांसक्रिप्शन है। ये mRNA क्या काम करता है, इसी mRNA के पास में होता है जेनेटिक कोड, क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है, ये एक कैरी करता है, क्या, कोड कैरी करता है, जीन कैरी करता है, जो कि जाकर के किससे जुड़ेगा, tRNA से जुड़ता है, और tRNA से जुड़ करके ये क्या करेगा, एमाइनो एसिड से जुड़ता है, और यहाँ पर क्या होगा, बनेगा आपका क्या, प्रोटीन बनेगा, क्या काम करेगा, प्रोटीन बनेगा। सो mRNA इज जस्ट कैरिंग द जेनेटिक कोड टू द tRNA, ठीक है ना, ये इतना काम कर रहा है। तो mRNA का काम क्या है, ट्रांसफर जेनेटिक कोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा, आपके यूकैरियोट में बन रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में tRNA को सौंप देगा। mRNA जेनेटिक कोड को किसको सौंप देगा बच्चों, tRNA को सौंप देगा, ठीक है। इतना काम ये कर रहा है, ठीक है ना। mRNA का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, आणविक द्रव्यमान इसका जो होता है बच्चों, वो 50,000 से 2 लाख के 20 लाख के बीच में होता है। इसका यूनिट जो होता है वो डाल्टन होता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो है आपका, ये देखिए, फॉर्म्ड फ्रॉम DNA बाय ट्रांसक्रिप्शन, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये
आपका हमने अभी डिस्कस किया कि जो डीएनए से आरएनए बन रहा है बच्चों, ये आपका अनुलेखन विधि द्वारा बनता है, और अनुलेखन विधि के बनने के बाद एमआरएनए ही फाइनली क्या करता है, जेनेटिक कोड कैरी करता है और टीआरएनए तक क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्यों ट्रांसफर करेगा? प्रोटीन बनाने के लिए। इसका मतलब क्या, डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है, डीएनए सबसे पहले आरएनए को बनाएगा और तभी जा करके क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए। एक मिनट। हाँ, यहाँ पर हमारे पास और क्या है, आरएनए की बात कर लेते हैं। राइबोसोमल आरएनए कौन है बच्चों, राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए क्या काम कर रहा है बच्चों, नाम से पता चल रहा है कि आरएनए के पास में राइबोसोम है, एंड अल्टीमेटली राइबोसोम के ही पास में आपका अमीनो एसिड आएगा, जहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा एंड पेप्टाइड बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, ये जो है ये लगभग पूरे आरएनए का 70 से 80% भाग होता है। पूरे आरएनए का कितना भाग होता है बच्चों, 70 से 80% भाग होता है, जिसमें 65% राइबोसोमल आरएनए होता है, मतलब राइबोसोमल आरएनए होता है, और 35% भाग होता है प्रोटीन का भाग होता है। ठीक है। आरएनए जो है बच्चों यूकैरियोट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगा हुआ होता है न्यूक्लियस, उसमें प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। आरएनए बच्चों आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा वाला आरएनए पाया जाता है, यानी कौन सा यूनिट होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S वाला आरएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में बच्चों 80S वाला आरएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S वाला आरएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S वाला आरएनए पाया जाता है। ये एस जो लगा हुआ है, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम है स्वेडबर्ग। क्या नाम है, स्वेडबर्ग। इन स्वेडबर्ग ने देखा था कि जो आरएनए का ये जो कण है आरएनए का, ये जो है ये दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, और इसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूज करा करके देखा था। तो इसी वजह से इन जो एक छोटा वाला यूनिट है और एक बड़ा वाला यूनिट है, तो इसके जो आपका क्या है यूनिट है, उस यूनिट को मेजर करने के लिए अपने ही नाम पर इन्होंने क्या दे दिया था, उस यूनिट का नाम दे दिया था, इसीलिए 70S लगाया जाता है। तो S क्या है आपका, स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक है ना। प्रोकैरियोट में कैसा होता है, 70S होता है, यूकैरियोट में कैसा होता है, 80S वाला पाया जाता है। ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, दो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है। 70S वाले में होता है एक 30S वाला होता है, एक 50S वाला होता है। 30 और 50S का मतलब 80S हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। 30 और 50S ये अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब अलग अलग आपके कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जब ये दोनों आपस में आकर के मिलते हैं तो क्या होता है, कुछ पार्ट सबमर्ज हो जाता है एंड क्या बनाता है, आपका 70S वाला राइबोसोम बनाता है। ठीक है। अच्छा, जो इसका छोटा वाला यूनिट है 30S वाला, जो आपका क्या कहते हैं कि राइबोसोम है, ये कुछ आपके दो छोटे छोटे और भागों से मिलकर के बना होता है। 30S वाले में 16S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड कुछ 33-34 के आसपास में क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 50S वाले में कौन सा आपका सब यूनिट मिलकर के बना होता है, 23S वाला सब यूनिट होता है, और 5S वाला सब यूनिट मिलकर के क्या बनाता है, आपका 50S राइबोसोम बनाता है, 50S वाला राइबोसोम बनाता है। इसी तरह से यूकैरियोट के राइबोसोम को बांटा गया है। ये बांटा क्यों गया है बच्चों, ये हम जब आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो आपका आरएनए बन रहा है डीएनए से, कौन कौन से आरएनए आपके बन रहे हैं। ठीक है। देखिएगा 80S वाला जो आपका राइबोसोम है, उसमें दो यूनिट है। आपका छोटा वाला स्मॉलर यूनिट कौन सा है, 40S वाला राइबोसोम है। बड़ा वाला जो यूनिट है वो क्या है आपका, 60S वाला। 40S वाले में 18S सब यूनिट बना मिलकर के क्या बन रहा है, 40S वाले राइबोसोम को बना रहा है।
60S वाले में क्या है, 28S वाला सब यूनिट है, 5.S वाला राइबोसोम है एंड 5S वाला राइबोसोम है आपका। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, 60S वाले राइबोसोम को मिलकर के बना रहे हैं। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, tRNA के बारे में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों, tRNA, ट्रांसफर RNA है आपका। कौन है, ट्रांसफर RNA है। ये tRNA क्या करता है, ये आपका कैरियर की तरह काम करता है। ये किसको, इससे आकर के क्या क्या जुड़ेगा, इससे आकर के राइबोसोमल RNA भी जुड़ेगा, इससे आकर के मैसेंजर RNA भी जुड़ेगा, और मैसेंजर RNA के पास क्या है, जेनेटिक कोड है। वो जेनेटिक कोड क्या काम करेगा, प्रोटीन को ट्रांसलेट करने का काम करेगा। तो इससे, इस tRNA से क्या क्या काम हो रहा है, ये कैरी कर रहा है आपके राइबोसोमल RNA को भी और मैसेंजर RNA को भी कैरी करे, और कुछ एंजाइम्स को भी कैरी करने का काम कर रहा है, और सबको ले जाकर के कहाँ पे छोड़ रहा है, साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे प्रोटीन बनने का साइट है वहाँ पे छोड़ेगा। और क्या बनेगा, सब लोग आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, प्रोटीन बनाएंगे। तो tRNA इसी तरह क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, एक कैरियर की तरह काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, रीड कोड फॉर mRNA कंसिस्ट, इसके पास क्या होता है, एक एंटीकोडॉन होता है, जिससे जाकर के mRNA का जेनेटिक कोड क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इससे क्या जुड़ेगा, अमाइनो एसिड भी आकर के जुड़ेगा। इसीलिए इस RNA को बच्चों सॉल्युबल RNA या फिर इसको एडाप्टर RNA भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसको बच्चों, एडाप्टर RNA भी बोला जाता है इसको, या सॉल्युबल RNA भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ओके, अब ये जो है, ये पूरे RNA का आपका 15 से 18% भाग बनाता है। पूरे RNA का ये इतना परसेंट भाग क्या करता है, बनाता है। मतलब हमारी बॉडी में 20 प्रोटीन बनते हैं, और ये जो 20 प्रोटीन बनते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, उतने ही टाइप के, उतने ही आपको tRNA भी चाहिए। यानी 20 प्रोटीन बन रहा है, एक tRNA क्या करेगा, एक प्रोटीन को कैरी करेगा, एक अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। एक tRNA क्या करेगा, एक अमाइनो एसिड को कैरी करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो tRNA है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए, मतलब इसके जो साइट्स हैं, tRNA दिखने में कैसा है, तो उसको बताने के लिए 2 मॉडल दिए गए थे। एक है आपके क्या, क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया। कौन सा मॉडल दिया गया, क्लोवर लीफ मॉडल। इसको दिया था रॉबर्ट हॉली ने, दिया था 1964 में। क्लोवर लीफ मॉडल को किसने दिया था, रॉबर्ट हॉली ने 1964 में। बताया गया कि जो tRNA है, ये क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, इसके 4 साइट्स हैं। कितने साइट्स हैं बच्चों, 4 साइट्स हैं इसके। कितने साइट्स हैं, मेनली इसके 4 साइट्स हैं, ठीक है ना। जहाँ जहाँ से अलग अलग साइट पर क्या हो रहा है आपका, mRNA, राइबोसोम्स एंड अमाइनो एसिड आकर के अटैच्ड हो रहे हैं। देखिएगा, ये है हमारा tRNA। क्लोवर लीफ मॉडल में रॉबर्ट हॉली ने ये वाला हमको मॉडल दिया था, जिसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो है आपका, ये एक ही स्ट्रैंड है। ये जो स्ट्रैंड है ना, ये RNA का सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड नहीं है बच्चों, यही एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है RNA का। ये है आपका 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड, ये है आपका 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड, ठीक है बच्चों। ये है 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड, और ये है क्या, 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है बच्चों। ओके, एक मिनट। 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है। ये जो आपका, जिस स्ट्रैंड पर कोई भी लूप नहीं बना हुआ है, मतलब इस तरह से कोई घुंडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, या यहीं पर आकर के क्या अटैच्ड होता है बच्चों, अमाइनो एसिड अटैच्ड होता है। कौन अटैच्ड होता है बच्चों, अमाइनो एसिड इससे आकर के क्या होगा, अटैच्ड होगा, ठीक है। कहाँ से अटैच्ड होगा, अमाइनो एसिड इसी 5 प्राइम पर आकर के क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। और एक एंजाइम होती है अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम की मदद से ये क्या करेगा, अटैच्ड हो जाएगा। अमाइनो एसिड सिंथेटेज की मदद से आपका अमाइनो एसिड इस फर्स्ट वाला जो साइट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट में होता है आपका कौन सा साइट होता है बच्चों, ये है आपका एंटीकोडॉन आर्म बोलते हैं इसको, या एंटीकोडॉन साइट इसको कहा जाता
जाता है। क्यों एंटी कोडॉन साइट कहा जाता है? क्योंकि इसी साइट पर, इसी जगह से आकर के एमआरएनए जुड़ेगा। एमआरएनए इसको पहचानेगा कैसे? इसके पास होता है एंटी कोडॉन होता है। क्या होता है बच्चों? एंटी कोडॉन होता है। और इस एमआरएनए के पास में भी एक कोडॉन होता है, वो आकर के कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर ये एंटी कोडॉन लगा हुआ है इसी के ऊपर क्या करेगा? दूसरा कोडॉन लग जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह से एक कोडॉन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर GAA एंटी कोडॉन लगा हुआ है, तो एमआरएनए कौन सा कोडॉन कैरी करेगा? CUU वाला कोडॉन कैरी करेगा। ठीक है, कौन सा वाला कोडॉन कैरी करेगा? CUU वाला कोडॉन कैरी करेगा। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें? अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट हो जाएगा। किसमें ट्रांसलेट हो जाएगा? अमाइनो एसिड में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ रहा है अमाइनो एसिड, ठीक है, टीआरएनए को चार्ज करने के लिए, टीआरएनए एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर कौन जुड़ रहा है? यहाँ पर जुड़ रहा है आपका एंटी कोडॉन वाला एमआरएनए आकर के जुड़ रहा है। अच्छा, एक और साइट होती है जहाँ पर आकर के कौन जुड़ता है? जहाँ पर आपका rRNA जुड़ा होता है, राइबोसोमल साइट जुड़ा होता है, यानी राइबोसोमल RNA इसके साथ जुड़ा होता है। इसको T-साई-C साइट वाला साइट, मतलब साइट बोला जाता है। T-साई-C क्या बोला जाता है इसको? T-साई-C साइट इसको बोला जाता है, जहाँ पर आकर के राइबोसोम क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, ये भी, इसके पास भी घुंडी होती है, इसके पास भी लूप होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और साइट होता है जिसको क्या कहा जाता है? ये क्या है आपका? डाईहाइड्रोयूरिडीन साइट है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका आकर के कौन सा एंजाइम क्या होगा? अटैच होगा। यहाँ पर भी आकर के एक एंजाइम अटैच होता है। एंड देन उसके बाद क्या होगा? ये आपका क्या करेगा? ये एमआरएनए जैसे ही कोडॉन लाएगा, एंटी कोडॉन आएगा, एमाइनो एसिड क्या करते हैं? अटैच करते जाएंगे। फिर दूसरा कोडॉन आएगा, दूसरा वाला एमआरएनए आएगा, फिर से वो एक सर्टेन कोडॉन कैरी करेगा, फिर उसके बाद ये जुड़ जाएगा और अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा। और एक सारे इसी तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते रहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ते रहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। ओके, देखो ये यही आपका, ये है आपका क्या, जो हमने अभी डायग्राम को स्टडी किया हुआ है, ये उसी के बारे में है। देखिए इसके पास क्या है? ये वाला जो साइट है इसको एक्सेप्टर साइट बोला जाता है, एक्सेप्टर आर्म बोला जाता है। तो फर्स्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ कौन सा आर्म होता है? एक्सेप्टर आर्म होता है। ठीक है ना, यहाँ जो क्या काम करेगा? जो अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा, जुड़ने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 3 प्राइम एंड वाला अटैचमेंट साइट होता है, जहाँ पर क्या होता है? अमाइनो एसिड, ये 3 प्राइम 5 प्राइम वाला एंड है आपका। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्या करेगा? जुड़ेगा। किसकी मदद से जुड़ेगा? अमाइनो एसिड सिंथेटेज की मदद से ये क्या करेगा? जुड़ेगा। ठीक है, अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक आपका ग्रुप होता है वो कार्बन, यानी राइबोसोम के कार्बन वाले 2 प्राइम या फिर 3 प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है? बनाता है। ठीक है बच्चों, एंटी कोडॉन वाला साइड जस्ट अपोजिट है एक्सेप्टर साइड के, तो ये किसका होता है? अपोजिट टू, आपका बिल्कुल विपरीत होता है। एंड एक्सेप्टर साइट के विपरीत होता है। क्या काम होता है? हमने देख लिया। यहाँ से आकर के आपका एमआरएनए अटैच हो जाएगा। T-साई-C वाले साइट पर क्या होता है? राइबोसोम अटैच होता है। ये क्या है? पर डाईहाइड्रोयूरिडीन वाले आर्म क्या होते हैं? यहाँ पर आपके अमाइनो एसिड सिंथेटेज वाला जो एंजाइम है वो क्या करेगा? आपका आकर के जुड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सर्टेन टाइप के एंजाइम जो है वो डीएनए बनाता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। एक है आपका ये क्या? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड है। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, SNRNA बोलते हैं। ये बनता है आपका, और ये क्या काम करता है बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या काम करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड एमआरएनए एंड टीआरएनए के दौरान भी इसका सिंथेसिस क्या होता है? बनता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान यूजफुल होते हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बनता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे? ये क्या काम करेगा? यहाँ से राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो होता है अटैच होता है, उसमें ये क्या काम करता है? मदद करता है। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं बच्चों जो कैटालिटिक
कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे आरएनए होते हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जो कैटालिस्ट की तरह मदद करते हैं। तो उन आरएनए को कैटालिटिक आरएनए या फिर राइबोजाइम बोला जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राइबोजाइम कहा जाता है। कुछ ऐसे आरएनए रहेंगे जो कैटालिस्ट की तरह मदद करेंगे, यानी कि वो एनर्जी प्रोवाइड कराने में या फिर रास्ता दिखाने में मदद करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी जब आपका प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है। तो इसी वजह से इन आरएनए को क्या कहा जाता है? राइबोजाइम बोला जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोजाइम कहा जाता है। और ये राइबोजाइम के बारे में बताया किसने था? थॉमस सेक और सिडनी अल्टमैन ने बताया था कि कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जो कैटालिस्ट की तरह मदद करते हैं। इन आरएनए को क्या कहा जाता है? आपका राइबोजाइम बोला जाता है। ये होते कौन है? ये आरआरएनए होते हैं बेसिकली। कुछ आरआरएनए क्या करते हैं? आपके राइबोजाइम की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये देखो 20S ऑफ जो 60S वाला कौन सा है? 80S राइबोसोम का जो बड़ा वाला सब यूनिट था, इसका ये एक छोटे से सब यूनिट से मिलकर के बना था 28S वाले से। तो ये वाला जो राइबोसोम वाला पार्ट है ये भी कैटालिस्ट की तरह मदद करता है। इसी तरह से 70S का जो लार्जर यूनिट था 50S वाला था, ये भी एक छोटे से सब यूनिट से मिलकर के बना था, जो कौन सा था? 30S वाला राइबोसोम। तो ये भी क्या काम करता है? कैटालिस्ट की तरह मदद करता है। ठीक है, तो इन दोनों ही जो आपके क्या है राइबोसोम्स हैं, राइबोसोमल आरएनए हैं, ये कैटालिस्ट की तरह मदद करते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ने के दौरान क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने में हेल्प करते हैं। एंड दैट इज वाई इनको राइबोजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? राइबोजाइम कहा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आरएनए आपको बेहतर समझ में आया होगा। आरएनए के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ओके, आज ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक है आपका, एक बार मैं देख लूँ। सेंट्रल डॉगमा मैंने सोचा था, चलिए ठीक है समझा देते हैं हम। ओके बच्चों एक मिनट। अब ये क्या है? ये है आपका डीएनए एंड आरएनए में क्या है डिफरेंस है। ठीक है, ये स्लाइड मैंने रखा था कि एक बिल्कुल क्रिस्प वे में हम क्या करेंगे? डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस समझ लेंगे, ताकि जो बेसिक से कुछ भी थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन रही होगी वो भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो बस हम क्या करेंगे? फटाफट से इसको रीड करते हुए चलेंगे। आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीएनए केंद्र के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, सूक्ष्म मात्रा में हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, हमने ये डिस्कस किया था। आरएनए जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में बेसिकली साइटोप्लाज्म में बनता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में कहाँ पर होता है? केंद्र के अंदर न्यूक्लियोलस में यह प्रेजेंट होता है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है वो क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बनता है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के बेसिकली यहाँ पे है, ये डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई होती हैं, जो कि क्या होती हैं? एंटी पैरेलल होती हैं। आरएनए जो है हमारा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, जो कि क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। शर्करा कौन कौन सी पाई जाती है आपकी? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो ये 1:1 का रेशियो यहाँ पर इस तरह से। ये ज़रूरी नहीं है कि इनका अनुपात क्या हो? बराबर हो। अभी हमने जो डिस्कस किया था। ठीक है, डीएनए में क्या होते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है। आरएनए किस में मदद करता है? यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। डीएनए खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए में ऐसा रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। ठीक है, द्विगुणन के समय रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन द्वारा या मल्टीप्लिकेशन द्वारा या डुप्लीकेशन द्वारा डीएनए का नया स्ट्रैंड क्या होता है? नया डीएनए बनता है। ठीक है ना, इसमें आरएनए में रेप्लिकेशन वगैरह जैसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। ओके, जो डीएनए है आपका ये 2 टाइप का होता है, इंट्रा न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होते हैं वो इंट्रा न्यूक्लियर, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाए जाते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हैं आपके। ठीक है, आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और कौन सा होता है? टीआरएनए होता है। सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है।
इसकी मात्रा जो होती है निश्चित होती है, सबके टाइप अलग अलग हैं आरएनए को, तो इनकी मात्रा भी क्या होती है, अलग अलग होती है बच्चों। ठीक है, सो ये था आरएनए का डिफरेंस, मतलब आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस। अब आते हैं हम, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझने से पहले। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों, आपका अनुलेखन होता है। ट्रांसलेशन क्या है, अनुवादन कहते हैं। और डीएनए से खुद डीएनए बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेप्लिकेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बच्चों, आपका प्रतिकृतिकरण कहते हैं उसको। ठीक है, तो हमने अभी ये देखा कि डीएनए ही क्या कर रहा है, आपके डीएनए से ही बन रहा है आरएनए बन रहा है। डीएनए से क्या बन रहा है बच्चों, आरएनए बन रहा है। और आरएनए से क्या बन रहा है बच्चों, प्रोटीन बन रहा है। यही प्रोसेस है, राइट। एंड प्रोटीन इज द अल्टीमेट मॉलिक्यूल जो कि ट्रेड्स के एक्सप्रेशन में मदद कर रहा है। ठीक है, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन रहा है, डीएनए सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए आरएनए बनाएगा। ठीक है, अच्छा, डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाएगा, ये है आपका रेप्लिकेशन। डीएनए अपने जैसा डीएनए बना रहा है, इसको रेप्लिकेशन कहा जा रहा है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसको कहा जाता है अनुलेखन। क्या कहा जा रहा है, अनुलेखन, यानी ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जा रहा है। और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। अब आरएनए में क्या है, तुम्हारा एमआरएनए था जो जेनेटिक कोड कैरी किया हुआ था, इसको ट्रांसलेट भी तो करेगा, तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, यानी अनुवादन हो रहा है। ठीक है, ये साइकिल बना हुआ है, इस साइकिल को देखिए। डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से बन रहा है आरएनए। डीएनए से आरएनए के बनने का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन होता है। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो क्या बनेगा, आपका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, डीएनए अपने जैसा डीएनए बनाएगा तो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। तो ये वाला जो आपका डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस मेथड को, इसको कहा गया सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। मतलब ये जो एक रास्ता जा रहा है, बेसिकली एक पाथ बन रहा है, इसको कहा गया कि ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी है। यानी कि ये एक मूल सिद्धांत है कि डीएनए से हमेशा क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जो आपका जीव विज्ञान का जो मूल सिद्धांत है, जेनेटिक्स का, बेसिकली डीएनए से एमआरएनए या आरआरएनए या फिर टीआरएनए, और फिर क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, यही है। यहाँ पे देखो, रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये क्या है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी क्या कहता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। आरएनए से डीएनए बनेगा कब, देखते हैं। देखो, तो एक और आपके साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, टेमन। क्या नाम है उनका, टेमन। तो टेमन भाई साहब, और टेमन ने क्या कहा कि यार सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी कह रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन आरएनए से क्या कर रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनसे क्या बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। जिनमें क्या बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। ये देखो, टेमिन साहब ने क्या कहा कि भाई कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें आरएनए तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, और आरएनए क्या कर रहा है, डीएनए को बनाने का काम कर रहा है। इसको कहा गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो आरएनए से क्या बन रहा है, तुम्हारा डीएनए बन रहा है, और उसके बाद फिर से ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर एमआरएनए बनेगा, और फिर ट्रांसलेशन होगा, तो फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगा। तो पहले आरएनए ने डीएनए को बनाया, डीएनए ने फिर एमआरएनए को बनाया, और एमआरएनए ने क्या किया, प्रोटीन को बनाने में मदद किया। तो दिस इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कराने में एक एंजाइम काम में आता है जिसका नाम है
आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या नाम है उसका? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम है इसका, या उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम भी इसको कहा जाता है। ये साइक्लिक पाथवे है आपका सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी का। यहाँ पे देखिए डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, बट समटाइम्स आरएनए क्या बनाता है? डीएनए बनाता है, और फिर वापस से ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है, और इस तरह से साइकिल क्या होता है? चलता रहता है। तो ये है लास्ट टॉपिक आज का, और लास्ट टॉपिक है, मैंने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन भी लेकर के आई हूँ। चैप्टर 4 का है, जेनेटिक्स का है। मेंडल साहब ने जो आपका दिया हुआ था, मटर के पौधे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा था, फैक्टर के बारे में था एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं, नोट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कितने लोगों ने आंसर इसका लिखा था। ठीक है। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति के फिनोटाइप के वितरण का पनेट स्क्वायर की मदद से आप क्या करिए? बनाइए। क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। देखो ये क्या कर रहा है कि जो आपका जीन है उसका लोकस क्या है? सेम है। ठीक है, यानी उसका जो स्थान है, जो प्लेस है, वो बिल्कुल सेम है। और क्या कह रहा है कि समयुग्मजी होमोजाइगस ऐसा होगा, होमोजाइगस होगा, यानी कैपिटल टी, और क्या कह रहा है? हेटेरोजाइगस, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी मान के चलते हैं। तो इनके फर्स्ट जनरेशन में क्या बनेगा, इसी को आपको क्या कराना है? इसी को आपको पनेट स्क्वायर के द्वारा एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेनीज कैसी कैसी बनेंगे। ये क्या होगा? एक पेरेंट कैसा होगा? होमोजाइगस होगा, दूसरा पेरेंट कैसा होगा? हेटेरोजाइगस होगा। तो पनेट स्क्वायर की मदद से इसको बना करके आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आज का क्लास इतना ही है बच्चों, और बहुत जल्दी कुछ लास्ट का टॉपिक रह गया, तो उन टॉपिक्स को मैं अगले क्लास में फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगी। और अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, तो क्लास में बने रहिए, और जो पुराना वीडियो उनको देखते रहिए, समझते रहिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।